अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रीट लेवल 1 और 2 से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कॉमेडी। इस कॉमेडी के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इसको विद एक्सप्लेनेशन, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आज की इस फर्स्ट स्लाइड पे, देखिएगा। कॉमेडी, सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉमेडी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, कॉमेडी कितने प्रकार की होती है? कॉमेडी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है हाई कॉमेडी और दूसरी होती है लो कॉमेडी। ठीक है, दो प्रकार की कॉमेडी होती है, एक तो हाई कॉमेडी और दूसरी लो कॉमेडी। अब पढ़ते हैं, देखिएगा। कॉमेडी प्ले विद हैप्पी एंडिंग। जो कॉमेडी होती है उसका जो समापन होता है वो हमेशा क्या होता है? सुखद उसका समापन होता है। ठीक है, यही इसमें लिखा है। हाई कॉमेडी इवोक्स इंटेलेक्चुअल लाफ्टर थ्रू विद एंड हम्मर। क्या कह रहा है? हम्मर क्या होता है? हास्य। क्या? इवोक्स इंटेलेक्चुअल लाफ्टर थ्रू विद एंड हम्मर, की हास्य के माध्यम से बौद्धिक हास्य को जगाना काम होता है किसका? कॉमेडी का। क्या? कि हास्य के माध्यम से बौद्धिक हास्य को जगाना काम होता है किसका? कॉमेडी का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि इट अपील्स टू इंटेलेक्ट, कि ये बुद्धि को क्या करती है? आकर्षित करती है। कॉमेडी है, अपील्स मतलब आकर्षित करना, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि को, कि कॉमेडी जो होती है ये बुद्धि को क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हास्य के माध्यम से बुद्धि के हास्य को पैदा करना या जगाना। दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि इट अपील्स टू द इंटेलेक्ट, ये है वो बुद्धि को क्या कर सकती है? अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। कॉमेडी होती है वो बुद्धि को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। अब देखिएगा, ये तो थी हाई कॉमेडी। अब पढ़ते हैं हम लो कॉमेडी के बारे में। देखिए, इवोक्स लाफ्टर थ्रू जोक्स एंड फिजिकल एक्शंस, कि इवोक्स लाफ्टर थ्रू जोक्स एंड फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन का अर्थ होता है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। जोक्स होता है चुटकुले। चुटकुले, कि चुटकुले और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा या शारीरिक गतिविधियों के द्वारा क्या करना? लाफ्टर पैदा करना या हंसी पैदा करना क्या कहलाती है? लो कॉमेडी कहलाती है। कि हम जो चुटकुलों के माध्यम से या शारीरिक गतिविधियां जो होती है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो कॉमेडी हमें हंसाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हाई कॉमेडी नहीं होती है, वो क्या होती है? लो कॉमेडी होती है। जैसे हमने जो कपिल शर्मा शो हम देखते हैं, ठीक है, तो कपिल शर्मा शो के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर फिजिकल जो एक्शंस होते हैं, फिजिकल एक्शन के माध्यम से क्या किया जाता है? हंसाने का प्रयास किया जाता है, या जोक्स के माध्यम से क्या किया जाता है? हंसाने का प्रयास किया जाता है। जो कपिल शर्मा शो जो चलता है दोस्तों, वो लो कॉमेडी पर आधारित शो है। क्या है? लो कॉमेडी पर आधारित शो है। ये पूछा भी जा सकता है कि कपिल शर्मा शो जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि कपिल शर्मा जो शो है उसमें कौन सी प्रकार की कॉमेडी का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो लो कॉमेडी को प्रयोग किया जाता है। कपिल शर्मा शो के अंदर का होता क्या है? शारीरिक गतिविधियों से कैसे? कि वहां पर देखिए, जो पुरुष होते हैं, पुरुष पात्रों को क्या बना दिया गया है? स्त्री पात्र बना दिया गया है। तो वो है स्त्रियों की भांति क्या करते हैं? हंसाने का प्रयास करते हैं। या उसमें क्या है? कपिल शर्मा शो और उनकी जो बॉन्डिंग होती है उनके माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से हंसाने का प्रयास किया जाता है। तो वो क्या आता है? इसी लो कॉमेडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए, इट मेक्स द ऑडियंस लाफ क्विकली। और लो कॉमेडी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो क्या होता है कि ऑडियंस, ऑडियंस का क्या अर्थ होता है?
जो सुनने वाले होते हैं, ऑडियंस मतलब सुनने वाले जो सुनते हैं, वो ऑडियंस को क्विकली यानी शीघ्रता के साथ इसमें क्या किया जाता है, हंसाने का प्रयास किया जाता है। कि लो कॉमेडी के अंदर जो हम देखते हैं और देखते ही हंसने लग जाते हैं ना, तो वो कार्य किसमें किया जाता है, लो कॉमेडी के अंदर किया जाता है ना दोस्तों, समझ में आया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। अब है टाइप्स ऑफ कॉमेडी के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमेडी वो तो थी क्या, कॉमेडी के दो भाग। अब पार्ट चलेगी कि कॉमेडी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दे रखी है कॉमेडी, वो है रोमांटिक कॉमेडी। कौन सी है, रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी कौन सी होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिएगा, ए लाइट हार्टेड कॉमेडी इन्वॉल्विंग यंग लवर्स। क्या कह रहे हैं कि युवा जो प्रेमी होते हैं, उनके लिए हल्की फुल्की जो कॉमेडी होती है वो क्या कहलाती है, रोमांटिक कॉमेडी कहलाती है। समझ में आया कि युवा जो होते हैं, युवा जो प्रेमी होते हैं, युवा प्रेमियों को जिन कॉमेडी के अंदर शामिल किया जाता है और उनको हल्का फुल्का हंसाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, जो युवा लवर होते हैं, युवा प्रेमी जो होते हैं, वो आपकी तरह युवा प्रेमी, उनके लिए जो प्रयोग होती है वो क्या होती है, रोमांटिक कॉमेडी प्रयोग होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अगर कॉमेडी से क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा आपसे कि हाई कॉमेडी कौन सी है, लो कॉमेडी कौन सी है, एक तो ये पूछेगा। दूसरा ये पूछ रख सकता है कि एग्जाम्पल जैसे एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट जो है वो किस प्रकार की कॉमेडी है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये कौन से प्रकार की कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है एज यू लाइक इट। और इसको लिखा किसने है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि जो एज यू लाइक इट जो कॉमेडी है, सॉरी, जो एज यू लाइक इट है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, वो किस प्रकार की कॉमेडी है, तो वो कौन सी है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप क्या रखना, ध्यान जरूर रखना। अब चलते हैं दूसरी प्रकार की कॉमेडी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैनर्स का अर्थ होता है शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स यानी शिष्टाचार से संबंधित जो कॉमेडी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, ए प्ले दैट स्टाइराइज मैनर्स एंड अफेक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सोशल क्लास। पर्टिकुलर होता है विशेष, सोशल होता है सामाजिक, क्लास होता है वर्ग। ठीक है, अफेक्शन होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। मैनर्स होता है शिष्टाचार, स्टाइलिश होता है व्यंग्य। क्या होता है, व्यंग्य। प्ले होता है नाटक, कि एक नाटक जो विशेष सामाजिक वर्ग के, एक नाटक जो विशेष सामाजिक वर्ग के शिष्टाचार और उसके प्रभाव पर व्यंग्य करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या, कि एक ऐसा नाटक जो विशेष समाज के वर्ग के उसके शिष्टाचार और उसके प्रभाव पर व्यंग्य करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो किस में आती है, कॉमेडी ऑफ मैनर में आती है। अब आप समझे क्या, इससे ये समझे कि कोई विशेष प्रकार का समाज है, ठीक है, उस समाज के ऊपर उसके शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए उसके शिष्टाचार के जो प्रभाव है, वो उस प्रभाव को क्या करना, व्यंग्य के द्वारा अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर कहलाता है। ठीक है, तो ये थी दूसरी प्रकार की कॉमेडी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि ऐसी कौन सी कॉमेडी है जिसमें पर्टिकुलर सोशल क्लासेस जो है उसके मैनर और उसके अफेक्शन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो वो होती है कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, अगली स्लाइड में है जो कॉमेडी नंबर 3 है, रेस्टोरेशन कॉमेडी। अब रेस्टोरेशन कॉमेडी कौन सी होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। द यूज ऑफ हमर, द यूज ऑफ हमर, आयरनी, एक्सग्रेशन,
and radicals to expose the realities of society. ओके, अब देखिएगा, हमर होता है हास्य, क्या होता है? हास्य। आयरनी होता है व्यंग्य। एक्सग्रेशन होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति, ठीक। और रेडिकल्स होता है उपहास, क्या होता है? उपहास। एक्सपोज होता है दिखाना, क्या होता है? दिखाना। और रियलिटीज होता है वास्तविकता, क्या होता है? वास्तविकता। और सोसाइटी होता है समाज, ठीक है। तो मीनिंग जो है वो टोटल आपके सामने बता दिए गए हैं आपको। अब हम करेंगे इसका हिंदी अर्थ कि होता क्या है रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर। द यूज ऑफ हमर, आयरनी, एक्सग्रेशन एंड रेडिकल्स टू एक्सपोज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, कि समाज की वास्तविकता, क्या? समाज की वास्तविकता को दिखाने के लिए, समाज की वास्तविकता को दिखाने के लिए हास्य, व्यंग्य, अतिशयोक्ति और उपहास का जिसमें उपयोग किया जाता है उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। समझ में आया? क्या? कि समाज क्या करे, रियलिटीज ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की जो वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता को दिखाने के लिए, समाज की वास्तविकता को दिखाने के लिए हास्य, व्यंग्य, अतिशयोक्ति और उपहास का जिसमें प्रयोग किया जाता है उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है। इसका एग्जाम्पल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest। earnest का अर्थ होता है ईमानदारी, क्या होता है? ईमानदारी, ठीक। इम्पोर्टेंस महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest यानी ईमानदारी का महत्व। ये क्या है? एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, ईमानदारी का महत्व। और इसको लिखा किसने है? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है। क्या? ईमानदारी के महत्व। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest यानी ईमानदारी का महत्व जो कॉमेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये कौन सी कॉमेडी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग earnest जो उदाहरण है वो किस कॉमेडी का है? तो वो है रेस्टोरेशन कॉमेडी का। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किसका किया जाता है? समाज की जो वास्तविकता दिखाने के लिए हम्मर का, आयरनी का, एक्सग्रेशन का एंड रेडिकल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके दोस्तों, अगर आपको ये जो समझाया जा रहा है अगर समझ में आ रहा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल जो अलीसा सक्सेस पॉइंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करके इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास और भी बेहतर क्लास लेकर आ सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। द वे ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का रास्ता, द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अब ये भी एक एग्जाम्पल है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल भी किसका है? रेस्टोरेशन कॉमेडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। चौथी जो कॉमेडी है वो है फोर्स। फोर्स का अर्थ होता है बल। फोर्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बल होता है। ठीक, लो कॉमेडी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लो कॉमेडी फोर्स के साथ। ठीक है, ए टाइप ऑफ कॉमेडी दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली exaggerated and funny situation. It makes use of elements like physical humor, jokes, drunkenness, etc. just to make people laugh. ये टाइप ऑफ कॉमेडी की एक कॉमेडी का प्रकार दैट मेक्स यूज ऑफ हाईली एक्सग्रेटेड जिसमें अत्यधिक अतिशयोक्तियों का प्रयोग किया जाता है एंड फनी सिचुएशन और जो हास्यमयी जो स्थितियां होती है वो पैदा की जाती है। इट मेक यूज द एलिमेंट्स लाइक फिजिकल हमर जिसमें ऐसे तत्वों का, एलिमेंट्स क्या होता है? तत्व। ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है जैसे फिजिकल हमर यानी शारीरिक जो हास्य उनके द्वारा, जोक्स चुटकुलों के द्वारा, ड्रैंकनेस यानी नशे की क्या करना, एक्टिंग करना,
वो करके जस्ट मेक ए पीपल लाफ, लोगों को हंसाया जाता है। अब इसको अच्छी प्रकार से इसकी हिंदी देखते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक ऐसी कॉमेडी का भाग, ऐसी कॉमेडी का प्रकार जिसमें शारीरिक गतिविधियों के द्वारा हंसाने का प्रयास किया जाता है, या चुटकुलों के माध्यम से हंसाने का प्रयास किया जाता है, या नशे की गतिविधियों का प्रयोग करके या क्रियाओं का प्रयोग करके या नशे की एक्टिंग करके जिसके अंदर हंसाने का प्रयास किया जाता है, वो कॉमेडी कौन सी होती है? फोर्स कॉमेडी के अंदर आता है। तो अब देखिएगा, मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जो कपिल शर्मा शो है वो क्या है? वो लो कॉमेडी का उदाहरण है, वो फोर्स कॉमेडी का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिएगा कपिल शर्मा शो में फिजिकल हमर होता है कि नहीं, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हंसाने का प्रयास किया जाता है कि नहीं, ऐसी ऐसी क्रियाएं की जाती है शरीर से जिससे वो हंसे। जैसे उसने जो जेंट्स है उसको क्या बना दिया है, लेडीज बनाकर। ऐसी प्रकार की जो शारीरिक क्रिया है उसके द्वारा इसमें हंसाया जाता है। चुटकुले उसमें की जाते हैं ना, कई कई बार देखिएगा नशे की हालात में भी हंसाया जाता है, नशे की क्रिया भी की जाती है। दारू का जो प्रयोग है कि दारू पिए हुए है, ऐसे है तो वो एक्टिंग करते हैं, तो उसके द्वारा भी हंसाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज जो होती है, ये होती है वो लो कॉमेडी के अंतर्गत होती है, फोर्स कॉमेडी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कॉमेडी ऑफ मेंस। हाँ दोस्तों, अब देखिएगा कि हारे हुए इंसान की सलाह, हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए इंसान का अनुभव और इंसान का खुद का दिमाग उसे कभी हारने नहीं देता। ठीक है, क्या नहीं देता? कि हारे हुए इंसान की सलाह और जीते हुए इंसान का अनुभव और इंसान के खुद का दिमाग इंसान को कभी क्या नहीं देता? हारने नहीं देता है। ये बात आप याद रखना। अगर हारा हुआ इंसान है तो उसकी आप सलाह जरूर लीजिएगा, उसको आप ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि जो इंसान हारा हुआ होता है उसको ये पता होता है कि मैं किस कारण से हारा हूँ, मेरी क्या कमियां थी हारने की। ठीक है, तो वो आपको क्या बताएगा? कमियां बताएगा, कमजोरियां बताएगा हारने की, कि किस प्रकार की कमी रह गई तब मैं हारा। और आप जीते हुए इंसान से उसका अनुभव साझा कीजिएगा तो वो बताएगा कि आपकी ये अंदर ये कमियां तो आपने पहले ही हारे हुए से जान ली, तो जीतने के जो अनुभव है वो क्या है, कि आप जीतेंगे कैसे, तो उसके आप अनुभव शेयर कीजिएगा और अपना खुद का दिमाग यूज कीजिएगा, तो कभी भी आप हारेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं कॉमेडी ऑफ मेंस। इस कॉमेडी ऑफ मेंस का अर्थ होता है खतरा। मेंस का अर्थ क्या होता है? खतरा। यानी खतरे या डराकर जो कॉमेडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। डराकर धमकाकर जो कॉमेडी की जाती है उसे कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। पढ़ते हैं, देखिए। डेंजर एंड फियर बिकम द सोर्स ऑफ कॉमेडी। सोर्स मतलब स्रोत। क्या? कि डर और खतरा जिस कॉमेडी का स्रोत होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मेंस बोलते हैं। कि जिस कॉमेडी को खतरा दिखाकर या डर दिखाकर किया जाता है, अपनी भाषा में बताएं कि डराकर धमकाकर जो कॉमेडी की जाती है जिसमें खतरा दिखाया जाता है, जैसे आप बीती पहले नाटक आता था, या आजकल कोई और नाटक होता है जैसे भूत प्रेत उसमें दिखाते हैं और दिखाकर उसमें हंसाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो भूत प्रेत वाली जो कहानी होती है वो किस में आती है? वो कॉमेडी ऑफ मेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे राज पिक्चर थी, राज पिक्चर के अंदर क्या किया जाता है? राज पिक्चर के अंदर जिस कॉमेडी का जो प्रयोग हुआ है वो कौन सी कॉमेडी का प्रयोग हुआ है? कॉमेडी ऑफ मेंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब देखिएगा आगे कि एग्जाम्पल क्या है। दी बर्थडे पार्टी, हेरोल्ड पिंटर ने जो लिखा है, कि जो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मैं खास तौर से बोल रहा हूँ कि कॉमेडी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार के एग्जाम्पल लिया जाएगा कि दी बर्थडे पार्टी जो है वो किस प्रकार की कॉमेडी है। तो बर्थडे पार्टी जो है वो किसकी? कॉमेडी ऑफ मेंस क्या है? कॉमेडी का प्रकार होगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिएगा आयरनी। आयरनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आयरनी का अर्थ होता है व्यंग्य।
क्या होता है, व्यंग्य होता है। आयरनी का अर्थ क्या होता है, व्यंग्य। वर्बल आयरनी क्या होता है, वर्बल होता है मौखिक, क्या होता है, मौखिक। और आयरनी होता है व्यंग्य, ठीक है। तो मौखिक, व्यंग्य, ओके। अब पढ़ते हैं, देखिए, स्टेटमेंट whose real meaning is exactly the opposite of the meaning। स्टेटमेंट होता है कथन, क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कथन। ये तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट होता है कथन whose real meaning, रियल होता है वास्तविक, मीनिंग होता है अर्थ, कि एक कथन जिसका वास्तविक अर्थ, क्या, एक कथन जिसका वास्तविक अर्थ इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द मीनिंग, मीनिंग मतलब अर्थ, जिसका अर्थ भी उसका बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होता है। कि एक कथन जिसका वास्तविक अर्थ अर्थ का बिल्कुल विपरीत होता है, ये इसकी क्या है, हिंदी अर्थ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ट्रेगी कॉमेडी। ट्रेगी का अर्थ होता है दुखद, ट्रेगी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दुखद। तो दुखद कॉमेडी क्या होती है, दुखद कॉमेडी कौन सी होती है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, देखिएगा। A play that combines the elements to of both tragedy and comedy catastrophe, ठीक है। क्या बोल रहा है कि a play that combines the elements of both tragedy and comedy, कि एक नाटक, प्ले क्या होता है, नाटक, एक ऐसा नाटक जिसमें ट्रेजेडी यानी दुखद घटना एंड कॉमेडी हास्यप्रद घटना क्या होती है, एक साथ, दोनों एक साथ उसके तत्वों का जो प्रयोग किया जाता है, वो क्या होती है, ट्रैगी कॉमेडी होती है। क्या, समझिएगा, कि जिस कॉमेडी के अंदर ट्रेजेडी का, क्या, ट्रेजेडी का, ट्रेजेडी और दूसरी कौन क्या है, कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जिन ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी दोनों का जो एक साथ प्रयोग किया जाता है, वो क्या होती है, ट्रैगी कॉमेडी होती है। और जो ये ट्रैगी कॉमेडी, ट्रैगी, ट्रेजेडी और जो कॉमेडी होती है, ये इनको क्या बोलते हैं, इसको कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। जो हास्यप्रद और दुखद घटना, जो हास्यप्रद घटना है और जो दुखद घटना है, दोनों अगर एक साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रोफी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जिस कॉमेडी के अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों एक साथ होती है, उस कॉमेडी को क्या बोलते हैं, उस कॉमेडी को कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, या कॉमेडी का नाम दे तो ट्रैगी कॉमेडी बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, देखिए, नोट, आयरनी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टायर, स्टायर भी होता है व्यंग्य, आयरनी भी होता है व्यंग्य। तो क्या आयरनी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टायर, की आयरनी है वो व्यंग्य का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए, ए ट्रैगी कॉमेडी एंड्स विद ए डिनाउंसमेंट, ठीक, क्या बोल रहा है कि ए ट्रैगी कॉमेडी यानी एक दुखद कॉमेडी एंड समाप्त होती है विद ए डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट होता है निंदा, क्या होता है, निंदा। कि एक ट्रैगी कॉमेडी यानी एक दुखद कविता है, उसका समापन जो होता है वो हमेशा किसके साथ होता है, एक निंदा के साथ होता है। क्या, दुग्ध कॉमेडी का जो अंत होता है वो हमेशा निंदा के साथ होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। द राइजिंग एक्शन इज ट्रेजेडी एंड द फॉलिंग एक्शन इज कॉमेडी। अब ये भी ध्यान रखना, इसमें क्या बोला है, ट्रैगी कॉमेडी के अंदर क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि राइजिंग, तो ट्रेगी कॉमेडी होती है उसके अंदर राइजिंग एक्शन को क्या कहते हैं और उसके फॉलिंग एक्शन को क्या कहते हैं। तो ट्रेजेडी के अंदर, ट्रेजेडी जो कॉमेडी होती है उसके अंदर राइजिंग जो एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी बोलते हैं। जो ये जो राइजिंग एक्शन है, ये है राइजिंग एक्शन, इसका क्या है, राइजिंग एक्शन। ये जो इसका राइजिंग एक्शन है, ये राइजिंग एक्शन तो क्या कहलाता है, ट्रेजेडी। और इसका जो ये फॉलिंग एक्शन है, ठीक है, ये जो इसका फॉलिंग एक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉमेडी कहलाता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जो राइजिंग एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी, ठीक है। यानी पहले जो होती है वो क्या होती है, ट्रेजेडी, और जो फॉलिंग यानी अंत होता है वो क्या होता है, इसका कॉमेडी के साथ होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिएगा,
द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो एक ट्रेगी कॉमेडी का उदाहरण है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़िएगा, फिर समझिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पूछा जाएगा ज्यादातर कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, वो किस कॉमेडी का उदाहरण है। तो वो किस कॉमेडी का उदाहरण है? ट्रेगी कॉमेडी का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है दोस्तों? मेलोड्रामा किसे कहते हैं? इट इज ए प्ले, ये एक नाटक होता है। विद इज नाइदर ट्रेजेडी और नॉर कॉमेडी। क्या कह रहा है देखिएगा कि मेलोड्रामा किसे कहते हैं? जिसमें ना तो ट्रेजेडी होती है और ना ही कॉमेडी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मेलोड्रामा कहते हैं। समझ में आया? कि जिसमें ट्रेजेडी होती है और कॉमेडी होती है, दोनों होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, या आप ट्रेगी कॉमेडी बोल सकते हैं। कैटास्ट्रोफी या ट्रेगी कॉमेडी बोल सकते हो। अब आपसे ये पूछ ले कि जिसके अंदर ना तो ट्रेजेडी हो और ना ही उसके अंदर कॉमेडी हो, तो उसे क्या बोलोगे? तो उसे आप बोलोगे मेलोड्रामा। ये बात ध्यान रखना। अगर नाइदर है तो ये मेलोड्रामा है, अगर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों है तो ये क्या है? ट्रेगी कॉमेडी है। क्या है? ट्रेगी कॉमेडी है। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कंफ्यूज आप होने वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मेलोड्रामा, मेलोड्रामा के अंदर क्या होता है? ट्रेगी कॉमेडी और सॉरी ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है। तो ये कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। प्रोज। प्रोज, प्रोज क्या होता है दोस्तों? गद्य। क्या होता है? गद्य। गद्य भाग जो होता है उसको प्रोज, जिसमें थ्योरी लिखी जाती है। थ्योरी की किताब पढ़ते हैं ना, वो क्या होती है? प्रोज होती है। ठीक है, अब पढ़ते देखिए। प्रोज इज एनी राइटिंग दैट इज नॉट पोएट्री। कि प्रोज एक ऐसा लेखन होता है, ना कि एक कविता। ठीक है, अब देखिएगा, प्रोज जो है, प्रोज दो प्रकार की होती है। प्रोज कितने प्रकार की होती है? प्रोज दो प्रकार की होती है। एक प्रोज तो होती है फिक्शन और दूसरी होती है नॉन फिक्शन। तो देख, प्रोज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्शन होती है और एक नॉन फिक्शन प्रकार की प्रोज होती है। ठीक है, अब देखिए, फिक्शन दो प्रकार का होता है। अब देखिए आगे, फिक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट स्टोरी के रूप में और एक नोवेल के रूप में। दो क्या होती है? फिक्शन के पार्ट होते हैं। अब देखिए, नॉन फिक्शन जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो उसमें आता है एशे, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। इसमें क्या आते हैं? एशे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आता है। इसमें शॉर्ट स्टोरी और नोवेल आते हैं। ठीक है, इसमें इतनी सी कहानी है। आगे देखते हैं अभी। शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी, ए वेरी शॉर्ट स्टोरी, एक बहुत छोटी कहानी। ए पीस ऑफ प्रोज, एक प्रोज एक गद्य का भाग है। क्या? फिक्शन दैट कैन बी रियल इन वन सिटिंग, जिसका एक वास्तविक कोई क्रम होता है। ठीक है, प्रोज का एक भाग है फिक्शन जिसका कोई वास्तविक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? नो लॉन्गर देन 20,000 वर्ड्स एंड नो शॉर्टर देन 10,000 वर्ड्स। क्या कह रहा है कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर, समझिएगा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्ट स्टोरी के अंदर 20,000 से ज्यादा, क्या 20,000 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, 20,000 से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए और 10,000 से कम, 10,000 से कम, 10,000 से कम शब्द है वो शब्द नहीं होने चाहिए। 10,000 से कम शब्द वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है शॉर्ट स्टोरी की कि 20,000 से तो अधिक शब्द नहीं होने चाहिए और 10,000 से कम शब्द नहीं होने चाहिए। वो ही क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि शॉर्ट स्टोरी की विशेषताएं कौन कौन सी है। ए शॉर्ट स्टोरी हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कि एक शॉर्ट स्टोरी के अंदर लिमिटेड यानी सीमित संख्या में ही क्या होते हैं? पात्र होते हैं। क्या? शॉर्ट स्टोरी के अंदर सीमित संख्या में ही, ठीक है, वो क्या होते हैं? पात्रों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। देखिए, इट्स प्लॉट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन नोवेल। नोवेल क्या होता है? उपन्यास। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल। क्या होता है?
जटिल या कठिन। ठीक है, प्लॉट क्या होता है? कथानक। ठीक है, इट्स प्लॉट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन नोवेल, कि इसका जो कथानक है, इसका जो कथानक है वो उपन्यास से कम जटिल होता है। इसका कथानक उपन्यास से कम जटिल होता है, ध्यान रखना, लेस कॉम्प्लेक्स होता है किससे? नोवेल से। किसका? शॉर्ट स्टोरी का। अब पढ़ते हैं तीसरी विशेषता, इट फोकसेस ऑन ए सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट यानी ये एक सिंगल इवेंट पर, एक सिंगल तत्व के ऊपर क्या करती है? फोकस करती है, यानी केंद्रित होती है। एक सिंगल यानी एक ही तत्व के ऊपर ये क्या होती है? केंद्रित होती है। एक ही घटना के ऊपर क्या होती है? ये केंद्रित होती है। कौन? शॉर्ट स्टोरी। आगे पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स यानी तत्व है। ठीक है, क्या तत्व होते हैं? सिटिंग, सेटिंग्स क्या होती है इसकी? द टाइम एंड लोकेशन इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, कि जिस समय और जिस स्थिति के अंदर ये जो कहानी है वो चलती है, कि किस समय में और किस स्थिति के अंदर कहानी चल रही होती है, उसको बारे में बताया गया है। कि इसमें क्या होता है? सोशल एटमॉस्फेयर यानी सामाजिक वातावरण, टाइम देखा जाता है, लोकेशन देखी जाती है, वेदर देखा जाता है और कंडीशन देखी जाती है। ये इसकी क्या होता है? कर्म होता है, सेटिंग व्यवस्था होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, प्लॉट यानी कथानक, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, यानी एक स्टोरी के अंदर कर्म क्या होता है? इन घटनाओं का कर्म क्या होता है? कैसा होता है? ठीक है, कि एक कहानी है, सीक्वेंस क्या होता है? कर्म। सीक्वेंस क्या होता है? कर्म होता है। और इवेंट्स क्या होती है? घटनाएं। तो एक कहानी के अंदर जो घटनाएं होती है उनका क्रम कैसा होता है वो बताया है। इसका क्रम होता है, पहले सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद राइजिंग एक्शन देखा जाता है, उसके बाद क्लाइमैक्स आता है, उसके बाद फॉलिंग एक्शन आते हैं, उसके बाद रिसोल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सीक्वेंस होता है, क्रम होता है इसका प्लॉट्स का। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें क्या आता है? हम इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले क्या दिया जाता है? इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ओके, फिर क्या देखिए? राइजिंग एक्शन। फिर क्या आता है? राइजिंग एक्शन आता है। ये देखिएगा, ये क्या है? इसका राइजिंग एक्शन है। उसके बाद राइजिंग एक्शन आएगा। फिर ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो टॉप है ना, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। ओके, उसके बाद यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉलिंग एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिसोल्यूशन। तो इसका जो ऐसे चलेगा, बाद में इस ऐसे स्थिति आ जाएगा, वो क्या होगा? इसका रिसोल्यूशन होगा। तो ये क्या होता है? इसका क्रम होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले क्या चलेगा सीक्वेंस में? पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर क्या आएगा? राइजिंग एक्शन आएगा, उसके बाद क्लाइमैक्स जो टॉप पे होता है। टॉप पे क्या आती है? इसके क्लाइमैक्स आता है। उसके बहुत नीचे की तरफ आता है तो उसका फॉलिंग एक्शन शुरू होता है, और उसके बाद इसका रेजोल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या करती है? चलती है। कौन? इसका सीक्वेंस। ओके, अब चलते हैं आगे, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज इसेंशियल टू द प्लॉट। प्लॉट मैंने बताया कथानक, इसेंशियल आवश्यक, और कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, देयर कैन बी प्लॉट। क्या कह रहा है देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट इज इसेंशियल टू द प्लॉट, यानी कथानक के अंदर संघर्ष है वो आवश्यक है। क्या है? कि कथानक के अंदर क्या होता है? संघर्ष होना यानी कॉन्फ्लिक्ट का होना है वो आवश्यक होता है। क्या? कथानक यानी एक प्लॉट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का होना आवश्यक होता है, ये बात ध्यान रखना। आगे, देयर कैन बी प्लॉट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक प्लॉट है वो कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं हो सकता। ये यहाँ पर गलत मिसप्रिंट किया गया है। कि क्या कह रहा है? कि देयर कैन बी ए प्लॉट, ये आगे है इसके, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक प्लॉट के बगैर, एक प्लॉट है वो क्या नहीं हो सकता? कॉन्फ्लिक्ट के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बता रहे हैं। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये पूछा है, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक जो संघर्ष होता है वो किसे कहते हैं? देखिएगा,
इट अकर्स इन द माइंड ऑफ द करेक्टर, अकर्स माइंड मस्तिष्क इन द करेक्टर, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वह होता है जो किसी पात्र के मस्तिष्क में चल रहा होता है, कि वह संघर्ष जो पात्र के किस में चल रहा हो, मस्तिष्क में चल रहा हो या दिमाग में चल रहा हो, ठीक है, वह संघर्ष जो करेक्टर के या पात्र के दिमाग में चल रहा होता है उसे बोलते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट क्या होता है? स्ट्रगल बिटवीन द करेक्टर एंड आउटसाइड फोर्सेस, कि एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट वह होता है जो एक पात्र के आउटसाइड फोर्स यानी जो बाहरी जो बल होता है उसके बाहरी बल और उसके पात्र के बीच जो संघर्ष चल रहा होता है, पात्र और एक आउटसाइड जो बल होता है उसके जो मध्य जो संघर्ष चल रहा होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो भारी संघर्ष चल रहा हो और पात्र के बीच में और बाहरी जो लोग हैं उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब चलते हैं आगे की क्लास पे, देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास दोस्तों। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचे और आप रीट लेवल जो फर्स्ट और सेकंड से संबंधित जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश की, उसमें कम से कम 30 में से 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ये टोटल जो रीड लेवल 2 से संबंधित और 1 से संबंधित जो यहाँ पर एग्जाम जो टॉपिक्स हैं वो टोटल है वो अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं दोस्तों। तो आप वहाँ से इसको टोटल को पढ़िएगा। इसी प्रकार से हिंदी अर्थ के साथ वहाँ पर बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।